So, students, we are going to start our new chapter, chapter 12, Work and Energy. Look at the pictures above. In which of the pictures is the child doing some work? यानी कि ये कह रहा है कि ऊपर के सभी तस्वीरों को देखो और आप ये बताओ कि इन पिक्चर्स में से कौन सा पिक्चर जो है ऐसा है जिसमें बच्चा जो है वो कोई कार्य कर रहा है. You would probably say that only the child in the second picture is doing some work. यानी कि आप कह सकते हो कि जो बच्चा दूसरे पिक्चर में है वो कोई कार्य कर रहा है. But a scientist would say that only the second child is not working. यानी कि अगर आप वैज्ञानिकों का विचार विमर्श लोगे इस टॉपिक पे तो वो आपको बताएंगे कि जो दूसरा बच्चा है वह कोई कार्य नहीं कर रहा है. That is because in science work is done when a force is applied on something and if the force is applied on moves. यानी कि वैज्ञानिक कहते हैं कि वर्क तभी माना जाता है जब आप कोई बल किसी चीज पर लगाते हो और आपका बल किसी चीज पर जब लगता है और वो चीज मूव हो यानी कि अपना स्थान परिवर्तित कर ले तभी आप उसको कह सकते हो कि कोई वर्क हुआ है. इन द फर्स्ट पिक्चर द चाइल्ड इज अप्लाइंग फोर्स टू मूव अप द स्टेप्स. यानी कि पहले तस्वीर में बच्चा जो है वो फोर्स लगा रहा है इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने के लिए. In the second picture, the child is not applying any force on anything to make it move. यानी कि जब आप दूसरे तस्वीर के तरफ देखोगे तो ये जो बच्चा है ये कोई भी बल नहीं लगा रहा किसी चीज को मूव करने के लिए. In the third picture, the child is applying force to make the spoon move. और जब आप तीसरे तस्वीर को देखोगे तो इसमें जो बच्चा है वो फोर्स यानी कि बल लगा रहा है अपने चम्मच को मूव करने के लिए. हाउ मच वर्क? कैन यू गेस विच चाइल्ड इज डूइंग मोर वर्क? यानी कि क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कौन सा बच्चा जो है वह ज्यादा वर्क कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है. इफ योर गेस इज दैट द चाइल्ड क्लाइंबिंग द स्टेप्स इज डूइंग द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ वर्क. यानी कि अगर आप अंदाजा लगा पाओ तो आप देखोगे कि वो बच्चा जो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा है वो सबसे ज़्यादा बल लगा रहा है. यू आर प्रोबेबली राइट. यानी कि आप यहाँ पे सही हो. हेयर वी कैन ओनली मेक अ गेस. यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं. हाउएवर वी कैन नो एग्जैक्टली how much work someone does in moving something if we know two things. यानी कि हम लोग एग्जैक्ट जान सकते हैं कि किसी ने कितना वर्क किया है अगर हम इन दो चीज़ों पे ध्यान दें तो. सबसे पहला है हाउ मच फोर्स he/she अप्लाइड. यानी कि कितना वर्क जो है वो करने के लिए उसने कितना फोर्स अप्लाई किया है. हाउ फार द थिंग्स मूव्स. यानी कि जब उसने फोर्स अप्लाई किया तो वो चीज़ जो है वो कितना दूर गया है. जैसे कि मान लो कि हम लोग एक पत्थर को उठाकर सामने फेंकते हैं तो हम उसमें अपना फोर्स पास कर देते हैं और हमारा फोर्स जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक वो वहाँ पर चला जाता रहता है और जब फोर्स ज़ीरो हो जाता है तो वो पत्थर जो है वो आगे जाना बंद हो जाता है. The work done in moving something is the product of the force applied and the distance through which the thing moves. यानी कि अगर आपको वर्क डन देखना है किसी भी चीज़ के मूव करने में तो वो उसका प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर कितना बल लगाया गया और उस बल लगाने के उपरांत कोई भी वस्तु कितनी दूरी को तय करेगा. तो हम इसके फॉर्मूला को अगर देखें
तो कह सकते हैं अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी कि उसमें कितना बल लगाया गया और उसमें बल लगाने के उपरांत वो कितना दूरी तय किया, डिस्टेंस कितना वो मूव किया। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, यानी कि आप इन तस्वीरों को देखो जो नीचे दिया गया है। द फर्स्ट मैन वॉक्स 50 मीटर कैरिंग 5 kg बैग ऑफ राइस, यानी कि जो पहला मैन है वह 50 मीटर चलता है 5 kg चावल का एक बैग लेके। द सेकेंड मैन वॉक्स 100 मीटर कैरिंग अनदर 5 kg ऑफ बैग ऑफ राइस, यानी कि जो दूसरा इंसान है वो 100 मीटर चलता है उस 5 kg के बैग को लेके। द सेकेंड मैन कैरीज द सेम बैग ओवर अ ग्रेटर डिस्टेंस, यानी कि जो दूसरा इंसान है वो सेम बैग को लेकर चलता है लेकिन वो ज़्यादा दूरी तय करता है, ज़्यादा डिस्टेंस वो तय करता है। सो ही डज मोर वर्क देन द फर्स्ट मैन, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि उसने फर्स्ट मैन के मुकाबले ज़्यादा कार्य किया है, ज़्यादा वर्क किया है। द थर्ड मैन कैरी 7 kg ओवर 50 मीटर्स, यानी कि जो तीसरा इंसान है उसने 7 kg वजन लगभग 50 मीटर तक ढोया। ही डज मोर वर्क देन द फर्स्ट मैन, और उसने फर्स्ट मैन के मुकाबले में ज़्यादा कार्य किया है। बट लेस वर्क देन द सेकेंड मैन, लेकिन जो सेकेंड मैन के मुकाबले उसने कम वर्क किया है। If you have guessed that the amount of force you need to move something is related to its mass or weight, you are absolutely right, यानी कि अगर आप अंदाज़ा लगा पाओ तो जो अमाउंट ऑफ फोर्स जो आपको चाहिए होता है किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए, तो वो उसके मास से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर आप 100% सही हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे नो वर्क, यानी कि कब हम लोग कह सकते हैं कि कोई वर्क नहीं हुआ है। वी हैव डिस्कस्ड हाउ अ पर्सन डज नो वर्क अनलेस ही स्लैश शी अप्लाइज सम फोर्स ऑन मूविंग समथिंग, यानी कि हम लोग पहले ही विचार विमर्श कर चुके हैं कि कोई भी इंसान कोई भी कार्य तब नहीं कर पाएगा जब वो किसी भी वस्तु पर कोई फोर्स ना लगा रहा हो, और जब वो फोर्स नहीं लगाएगा तो वो वस्तु मूव भी नहीं करेगी, अपना स्थान परिवर्तित नहीं करेगी। What if a person applies force on something, यानी कि क्या हो अगर एक पर्सन जो है वो कोई फोर्स अप्लाई करे किसी चीज पर, बट द थिंग्स डज नॉट मूव, लेकिन वो वस्तु जो है वो मूव ना करे। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन पुशेज अ लॉक्ड डोर, यानी कि उदाहरण के तौर पे अगर आप देखो, अगर कोई इंसान किसी बंद दरवाजे को ढकेलता है एंड द डोर डज नॉट ओपन, और वो दरवाजा नहीं खुलता, अगेन द पर्सन डज नो वर्क, यानी कि उस इंसान ने कोई भी वर्क नहीं किया। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकली, यानी कि यह आप गणित के तौर पे बहुत, तो अगर आप इसको गणित के तौर पे मैथमेटिकली देखते हो तो ये समझने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिंस वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्क जो है वो प्रोडक्ट है बल और दूरी का। इफ द डिस्टेंस मूव्ड इज जीरो, यानी कि अगर वो जीरो डिस्टेंस मूव किया है, द वर्क डन इज जीरो, तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन जो हुआ है वो जीरो हुआ है, यानी कि कोई भी कार्य नहीं हुआ। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, यानी कि हम किसी भी चीज को अगर जीरो से गुना करेंगे तो उसका उत्तर जीरो ही आता है। As you already know, the pictures show two examples of work done being zero, यानी कि हम यहाँ पे दो तस्वीरों को देख पा रहे हैं जिनका कि वर्क डन जीरो है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी। डू यू रिमेंबर व्हाट यू लर्नड अबाउट एनर्जी, यानी कि
क्या आपको याद है क्या आपने सीखा था एनर्जी के बारे में क्लास 3 में? एनर्जी इज व्हाट मेक्स थिंग्स वर्क, यानी कि एनर्जी जो है वह वस्तु है जो कि चीज़ों को करने में हमारी सहायता करती है, यानी कि बिना एनर्जी के हम कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। व्हीकल्स कैन नॉट मूव विदाउट एनर्जी फ्रॉम फ्यूल्स, यानी कि कोई भी वाहन है, कोई भी गाड़ी है, तो जब तक उसको फ्यूल्स जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, उससे एनर्जी ना मिले तो वो ज़रा सा भी मूव नहीं करेगा। फैंस, रेफ्रिजरेटर्स etc. कैन नॉट वर्क विदाउट एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर है, जो पंखे हैं, वो अपना कार्य करना बंद कर देंगे अगर हम उनको बिजली यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी कि पेड़ पौधे और जानवर वो भी जीवित नहीं रह सकते अगर उन्हें भोजन से ऊर्जा ना मिले। हाउ मच वर्क समथिंग कैन डू डिपेंड्स ऑन हाउ मच एनर्जी इट हैज़, यानी कि कोई भी इंसान या जानवर या कोई वस्तु कितना कार्य करेगी यह इस पर निर्भर करता है कि उसके पास कितना एनर्जी है। टू टेक वन एग्जाम्पल, हाउ फार अ कार कैन ट्रेवल डिपेंड्स ऑन हाउ मच फ्यूल इट हैज़, यानी कि कोई भी कार जो है वो या फिर गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना दूर तक वो जाएगा, ये इस पर निर्भर करता है कि उस कार में डीजल पेट्रोल जिससे भी वो चलता है वो कितना है। दैट इज़ वाई वी से दैट एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एनर्जी जो है वो कैपेसिटी है वर्क का, यानी कि आप कितना काम करोगे ये डिपेंड करता है आपके पास कितनी एनर्जी है, कितना ऊर्जा आपके पास है। उसके बाद है हमारा फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी हैज़ मेनी फॉर्म्स, यानी कि एनर्जी के बहुत रूप होते हैं और एनर्जी इज़ ऑफ मेनी टाइप्स, और एनर्जी जो होती है वो बहुत टाइप्स की होती है। वी टॉक्ड अबाउट सम ऑफ दीज इन क्लास 3, यानी कि क्लास 3 में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा और जानते हैं। सबसे पहला है स्टोर्ड एनर्जी। Let us start with the energy that we use to live, work, play, etc. यानी कि चलिए हम लोग शुरू करते हैं उस एनर्जी से जिसका कि यूज़ करके हम लोग जीते हैं, अपना कार्य करते हैं, खेलते हैं। That is the energy stored in food, यानी कि यह वो एनर्जी है जो कि भोजन में मौजूद होती है। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन फूड कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द बॉडी, और यह एनर्जी जो है वो रिलीज कब होता है? जब भोजन जो है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। जैसे फूड प्लस ऑक्सीजन, यानी कि हमने जो भोजन खाया और ऑक्सीजन जो हमने सांस लेके अपने बॉडी के अंदर डाला, तो क्या होता है? एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और जिसको कि हम लोग वाटर वेपर भी बोलते हैं। उसके बाद है लाइक फूड फ्यूल्स हैव स्टोर्ड एनर्जी, यानी कि भोजन की तरह जो ईंधन होता है उसमें भी एनर्जी स्टोर्ड होता है। व्हेन दे बर्न और कंबाइंस विद ऑक्सीजन दे रिलीज दिस एनर्जी, यानी कि जब उन्हें जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके तो वे एनर्जी रिलीज करते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वी यूज द एनर्जी ऑफ फ्यूल्स टू रन व्हीकल्स, यानी कि हम लोग फ्यूल्स का एनर्जी का यूज करके अपने वाहन को चलाते हैं, जैसे कि बड़े बड़े शिप्स हो गए, ट्रेन्स हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, एंड इवन टू मेक इलेक्ट्रिसिटी इन पावर स्टेशन, यानी कि पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी हमें एनर्जी की नीड होती है, उसकी आवश्यकता होती है। डू यू रिमेंबर द नेम्स ऑफ सम कॉमन फ्यूल्स, यानी कि क्या आप याद
कर सकते हो या याद रख सकते हो कुछ फ्यूल्स का नाम जो कि सामान्य तौर पर हमारे आसपास मिल जाता है कहाँ? पेट्रोल पंप पे। तो वो होता है डीजल, पेट्रोल, सीएनजी एटसेट्रा। द एनर्जी ऑफ सेल्स और बैटरीज इज ऑल्सो स्टोर्ड एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी बैटरीज में स्टोर रहता है जिससे कि हम लोग अपने घर का रिमोट लाइक कोई भी टॉय रन करते हैं तो वो भी स्टोर्ड एनर्जी से ही चलता है। हमारे घर में जो इन्वर्टर होता है वो उसका बैटरी जो है वो भी एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इट इज स्टोर्ड इन द मटेरियल इनसाइड द सेल, यानी कि वो सेल के इनसाइड जो मटेरियल होता है उसमें वो एनर्जी स्टोर रहता है एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है व्हेन वी यूज द सेल, और जब हम सेल को यूज करते हैं।